हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। जो बच्चे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या फिर एमटीएस का डिस्क्रिप्टिव के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है ये वीडियो। हमारे साथ मौजूद हैं रामनाथ जोगी जी। इन्होंने जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का एग्ज़ाम दिया था, जिसके अंदर भी डिस्क्रिप्टिव का पेपर आता है और इनका स्कोर काफ़ी अच्छा, काफ़ी इंप्रेसिव है। इंग्लिश के इनके एस्से के अंदर हैं आउट ऑफ 50 40 मार्क्स, और हिंदी के एस्से के अंदर इनके हैं आउट ऑफ 50 45 मार्क्स। तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। इन्होंने कैसा क्या कुछ लिखा है, आप लोगों को काफ़ी आइडिया मिल जाएगा यहाँ से। जो बच्चे हिंदी में लिखना चाहते हैं उन्हें हिंदी का भी आइडिया मिल जाएगा, और जो बच्चे इंग्लिश में लिखते हैं उन्हें इंग्लिश का भी आइडिया मिल जाएगा। तो ये एक बार अपना इनका जो पेपर है इन्होंने ITI के थ्रू निकलवा लिया था। अपना पेपर ये रीड करके बताएंगे, तो आप लोग थोड़ा सा इसको सुन सकते हो, काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। सबसे पहले मैं हिंदी के निबंध के बारे में बताता हूँ, जिसमें मुझे 45 मार्क्स मिले 50 में से। तो मेन टॉपिक था भारत में शुद्ध पेयजल की समस्या। उस पर मैंने जो लिखा है, RTI से कॉपी मंगवाई है, वो बताता हूँ। धूप का जंगल, नंगे पाँव, एक बंजारा करता क्या, रेत के दरिया, रेत के बादल, प्यास का मारा करता क्या, पत्ता पत्ता सूख चुका था, छाया तर से छाया को, पेड़ बेचारा करता क्या। तब शायर अंसर कवि की उपयुक्त पंक्तियाँ आज के भोगवादिता के संसार में उपयुक्त सिद्ध होती है कि मानव ने निजी स्वार्थ के लिए प्रकृति पर उपलब्ध सभी वस्तुओं को अशुद्ध कर दिया है। उनमें से पेयजल की समस्या भी एक भयंकर समस्या है। वर्तमान आधुनिक भारत में पर्याप्त शुद्ध जल उपलब्ध नहीं है। भारत में मात्र 2.04% जल शुद्ध पेयजल है। मानव जल का अंधाधुंध दोहन करता है। वर्तमान भारत में प्रमुख 20 शहरों में शुद्ध पेयजल की कमी है। महात्मा गांधी ने लिखा था कि प्रकृति आपकी आवश्यकताओं को पूरा करती है, न कि लालच हो। मैंने इस आवश्यकता और लालच को दर्शाने के लिए प्रकृति का एक सर्किल में सेट किया और एक तरफ आवश्यकता को दर्शाया और एक तरफ लालच को, क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा कि प्रकृति आपकी आवश्यकताओं को पूरा करती है, लालचों को नहीं। तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार अपन दोहन करते हैं तो प्रकृति पर इतना भार नहीं पड़ता। लेकिन यदि उसी चीज़ को अपन लालच बना लेते हैं तो प्रकृति पर उसका एक गहरा असर होता है। तो मैंने आवश्यकता और लालच को एक तराजू में रख के लालच का जो पलड़ा है उसको भारी दिखाया है, और उसके नीचे लिखा है कि उपयुक्त डायग्राम ये दिखाता है कि प्रकृति का मानव ने आवश्यकता से अधिक दोहन किया है। भारत के चेन्नई शहर सबसे शुद्ध पेयजल का संकट है। चेन्नई शहर में पर्यावरण जल सूचकांक के अनुसार 2030 तक भारत के सभी बड़े शहरों में जल संकट की गंभीर स्थिति देखने को मिलेगी। चेन्नई शहर वर्तमान में डे जीरो के संकट की स्थिति में है। यहाँ तक बहुत कंपनियाँ कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम करवाती है ताकि जल बचे। वर्तमान में लोग जल का अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं। वर्तमान भारत में शुद्ध जल की समस्या के कारण लोगों में बहुत गंभीर बीमारियाँ फैलती हैं, जैसे हैजा, अतिसार, टाइफाइड, क्लोरोसिस आदि। जल संकट के आंकड़ों को देखें। जल संकट के आंकड़ों के अनुसार भारत की 33% आबादी ही शुद्ध जल पीती है। वर्तमान आधुनिक मानव ने जीवन को जितना सुलभ बनाया है उतना ही प्रदूषित कर दिया है। भारत के शुद्ध पेयजल की समस्या वाले शहर निम्न हैं: चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, पुणे आदि। इन शहरों में जल प्रदूषित होने का मुख्य कारण यह है कि यहाँ पर औद्योगिकीकरण का विकास हुआ है। औद्योगिकीकरण में सबसे ज़्यादा जल उपयोग आता है तथा ये प्रदूषित जल नदियों में जाता है, जिससे नदियाँ भी प्रदूषित हो जाती है। वर्तमान में नदियों की स्थिति: गंगा प्रदूषित है, यमुना नाले में परिवर्तित है, सरस्वती विलुप्त है। भारत में शुद्ध पेयजल की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने समय समय पर नीतियाँ बनाई हैं। शुद्ध पेयजल की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया है। यदि भारत में किसी तरह की शुद्ध पेयजल की समस्या रही तो लोग आगामी समय में बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। आगे मैंने एक स्लोगन लिखा है: जल को बचाना ही आगामी दिनों में जल का उपयोग है। यदि जल बचेगा तो ही अपन आगामी भविष्य में इसका उपयोग कर सकते हैं। जल को शुद्ध बनाने के लिए जल की सीमित मात्रा में दोहन करना होगा। जल को यदि भविष्य में उपयोग में लेना है तो जल संरक्षण करना होगा। जल संरक्षण के लिए सरकार द्वारा निम्न योजनाएं चलाई जा रही हैं: मिशन गंगा सफाई अभियान, नदी जोड़ो परियोजना, बांधों का निर्माण परियोजना। यदि भारत में शुद्ध पेयजल की समस्या से निपटना है तो 3R सूत्र को अपनाना होगा। मैंने जल संरक्षण की एक तकनीक बताई है कि 3R फॉर्मूला, जिसमें 3R
आर का मतलब पुनः उपयोग, रीयूज, पुनः चक्र, रिसाइकिल, पुनः शुद्ध करना। 3 प्रकार से 3R फॉर्मूला को दर्शाया है। वर्तमान में मानव को जल बचाना चाहिए। यदि हर व्यक्ति जल को गंदा नहीं करेगा और जल को सीमित मात्रा में उपयोग में लेगा तो आसानी से जल बचा जा सकता है, जल को बचाया जा सकता है। यदि भारत में इसी तरह जल की समस्या रही और हम समय पर नहीं जागरूक हुए तो वर्ष 2030 तक भारत के 90% लोग शुद्ध पेयजल की समस्या से ग्रसित हो जाएंगे। वर्तमान समय में जल संकट के कारण बेरोजगारी भी बढ़ती है। सारी कृषि भारत की मानसून पर आधारित है। भारत में जल की कमी के कारण सूखा की भी एक भयंकर समस्या है। जल का सुलभ उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। यदि जल संकट से उबरना है तो भारत को इजराइल देश से जल संरक्षण के बारे में सीखना होगा कि इजराइल देश ने जल संरक्षण की तकनीक को अपनाकर काफ़ी जल को बचाया है। यदि हम आगामी समय में एक अच्छा जीवन चाहते हैं तो शुद्ध जल को बचाना होगा। शुद्ध जल की बहुत आवश्यकता होगी। यदि हम जल संरक्षण करेंगे तो ही हम कल के लिए यदि आज हम जल संरक्षण करेंगे तो ही हमें कल के लिए जल मिलेगा। आगामी भविष्य में हम तभी जी सकेंगे जब शुद्ध जल होगा। फिर एक स्लोगन दिया है अंत में कि जल है तो कल है। मैंने जो ये निबंध लिखा है उसमें मेरा मानना है कि मैंने खुद अपनी लैंग्वेज में लिखा है ताकि एग्जामिनर ये ना सोचे कि इसने रटा रटाया कहीं से लिखा है। मैंने अपनी स्वयं की लैंग्वेज में इस निबंध को लिखा है और जगह जगह पर स्लोगन्स का यूज किया है, जगह जगह संरक्षण की तकनीकें बताई हैं, किस किस शहर में कहाँ कहाँ जल संकट की एक कमी है और कौन कौन से देश से हमें जल संरक्षण की तकनीक के बारे में सीखना होगा। उन्हीं टॉपिक्स को कवर करते हुए मैंने ऐसे लिखा है और एग्जामिनर को पसंद आया। उसने 45 मार्क्स आउट ऑफ 50 मुझे प्रदान। अच्छा, ये जो था जूनियर हिंदी ट्रांसलेशन के अंदर जो वर्ड लिमिट है वो 500 वर्ड्स होती है, तो ये काफ़ी लंबा लग रहा होगा आपको यहाँ पे, लेकिन इन्होंने 500 लिमिट्स का ही उपयोग किया है। अगर आप CHSL या CGL की बात करें तो वहाँ पे आपको लिमिट मिलती है 250 की, तो आपको उसी हिसाब से जो है इसको 250 में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके बाद जो सेकेंड जो इनका था ऐसे था वो था 500 वर्ड्स में इंग्लिश में जो इन्होंने ऑप्ट किया है, पब्लिक हेल्थ इज़ इन ए ग्लोबल पेंडेमिक। सो पब्लिक हेल्थ इन ए ग्लोबल पेंडेमिक के ऊपर इन्होंने 500 वर्ड्स में जो लिखा है आप एक बार इसको पढ़ के बता दीजिए। ट्रांसलेटर वाले एग्ज़ाम में 2 ऐसे आते हैं, इसको एक हिंदी में भी लिखना होता है, एक इंग्लिश में भी लिखना होता है। तो हिंदी वाले मुझे 45 नंबर मार्क्स मिले और इंग्लिश वाले मुझे 40 मार्क्स मिले। तो टॉपिक था पब्लिक हेल्थ इन एक ग्लोबल पेंडेमिक, जो कि वर्तमान समय में कोरोना एक महामारी चल रही है उसके ऊपर आया था। तो मैंने शुरुआत की है, मॉडर्न ह्यूमन हैज़ अचीव मैनी अचीवमेंट इन मॉडर्न टाइम्स। ह्यूमन गॉट द अचीवमेंट ऑफ स्पेस फील्ड, ही हैज़ गो टू द मून, बट अलॉन्ग विथ दिस अचीवमेंट ही हैज़ क्रिएट मैनी प्रॉब्लम्स like in modern times global pandemic COVID-19. This disease COVID-19 affected the all population of the world. Many people affected by this disease, many like public health, economically, socially, mentally. The first patient of this disease was founded affected in the Wuhan city of China on 19 November 2019. After this patient, many people affected this disease. After this situation, the many people panicked from this disease. इसके बाद में पैरा चेंज किया। The World Health Organization declared this disease a global pandemic on 13 January 2020. The WHO declared the guidelines of this disease to save the life. This disease is a virus disease. The name of virus SARS-CoV-19. In early months, this disease spread in China, and after 3-4 months, this disease spread in all the world. Many people has affected this disease, and government give the instructions to save this disease, like wear a mask and wash hands frequently. This disease is affected from virus which entered in our body from nose, mouth with inhale. According to WHO report, the number of affected people in the world are 3 crore people. To save the
life in global pandemic, the government used the lockdown in all the whole world according to need. All people live in a house and did not meet each other. All the social activity, political activity and industrialization is stopped for suitable times. Many activities are downed by the global pandemic. फिर ये इंट्रोडक्शन निबंध के बाद बीमारी के बारे में बताने के बाद मैंने एक स्लोगन दिया था और उसको कैपिटल में हाईलाइट किया ताकि एग्जामिनर इम्प्रेस हो, टू बियर ए मास्क, टू कीप सोशल डिस्टेंस, ताकि एग्जामिनर को लगे कि इस बीमारी के बारे में बताया जा रहा है। इन देने के बाद फिर इन टाइम ऑफ ग्लोबल पेंडेमिक नो क्योर इज अवॉइडेबल एंड ऑल पीपल आर सफर्ड फ्रॉम पैनिक दैट हाउ टू सेव लाइफ। मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि मतलब हाउ टू सेव लाइफ, how to control COVID-19 and when the start human life again. All source of earnings are stopped. Many poor peoples are suffered both COVID-19 and economically. The government started many schemes for people who have not employment. To keep this situation, the Prime Minister has launched 9 scheme Atmanirbhar Bharat Abhiyan on 12 May 2020 to restart the employment, and he gave the 20 lakh crore package for this disease, and he gave the people that no। फिर एक स्लोगन दिया है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नो केयरलेसनेस अंटिल देयर इज ए क्योर, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। उसको भी मैंने स्लोगन से दर्शाया है कैपिटल लेटर में। उसके बाद में मैनी पीपल अवॉइडेड दिस डिजीज दैट व्हेन द फाउंड ऑफ क्योर देन वी शुड नॉट केयरलेस। ग्रेजुअली द डिजीज इज स्प्रेडिंग रैपिडली। मैनी पीपल अफेक्टेड सेल्फ लाइक सुसाइड। मैनी पीपल सुसाइड बिकॉज दे हैव नॉट अंडरस्टैंड, बट मैनी पीपल हैव पेशेंस एंड आफ्टर सम टाइम मैनी एजेंसीज मेड anti-vaccine of COVID-19. After this times all the activities like schools, transportations, industrialization are restarted. The people use the proper mask and hand sanitizer on workplace, and they use the all things after sanitization. India has made a Swadeshi vaccine, Covaxin, Covishield. Now the situation is recovered and people's health improved regularly. Many deaths happened due to COVID-19, but in India this rate 2.04%. We should aware the all types of natural disasters and need of these types of management, and we live a life of without disease and depression. Then our should use of awareness and to also improve this situation. फिर लास्ट में मैंने लिखा है कि पहला सुख निरोगी काया, मतलब फर्स्ट हैप्पीनेस इज़ विदाउट डिजीज। तो फिर स्लोगन से उसको अंत में दर्शाया कि भाई पहला सुख निरोगी काया है। हाँ, तो ये मैंने भी अभी सुना है इनसे, तो इंग्लिश का जो इनका ऐसे था मैंने भी नहीं पढ़े थे, आप लोगों के साथ साथ ही फर्स्ट टाइम मैंने सुना ही नहीं के थ्रू। ये जितना मैं एनालाइज कर पाया हिंदी और इंग्लिश करके देख के, तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि शायद आप हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, क्योंकि अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें इंग्लिश का इनका और हिंदी वाले में, तो हिंदी वाला जो फार बेटर लग रहा है इंग्लिश वाले से। इंग्लिश में आपने सॉरी टू से कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की हुई हैं, बट दैट्स ओके। अगर आप हिंदी में इतना अच्छा लिख रहे हो तो आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी कैसे हो सकती है? आप एक ही सब्जेक्ट में तो माहिर पाते हो ना, लेकिन उनका हिंदी मतलब बहुत ही बढ़िया है, शानदार। तो चलिए, जो बच्चे अभी टीयर 3 का एग्ज़ाम देने वाले हैं CGL का, या तो CHSL या MTS का डिस्क्रिप्टिव का पेपर देंगे, उन लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। यहाँ से आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो कि आपको किस तरीके से चीज़ें लिखनी है। अगर आपका जैसे पहला जो भी आता है, जैसे मान लो एक ऐसे आता है, एक लेटर आता है, अगर आपका ऐसे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके लेटर में भी अच्छे नंबर मिल जाएंगे, है ना। आपने एक चीज़ बहुत अच्छी लिख दी तो दूसरे में आपकी 2-4 गलतियाँ माफ़ हो जाती हैं, वहाँ पर भी आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं। अगर आपने ऐसे में बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर दी, फिर अगर आप अच्छा लेटर भी लिखोगे तब भी कुछ चांसेस ऐसे होते हैं कि आपको वहाँ पे आपके लेटर में हम नंबर कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन आता है। आप पहला क्वेश्चन जो काफ़ी अच्छे से अटैम्प्ट करो, सेकंड में भी आपको करना तो अच्छे से अटैम्प्ट है, लेकिन फर्स्ट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो चलिए इस वीडियो में इतने रखते हैं। टाटा, टेक केयर।